Yes, very good morning, students. In previous video, we have started our lesson number 2, the Britishers from traders to rulers. कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेडर से इंडिया के रूलर कैसे बने. In this chapter, we have read about the trade powers like Dutch, French, and Britishers. Now the next point is from traders to rulers, the British conquest of India, कि जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे जीता. कॉन्क्वेस्ट होता है विजय किया. Yes, initially the English East India Company only wanted privilege and trade concession from Indian rulers and did not aim to conquering the territories. Yes, बेटा स्टार्टिंग में क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ क्या चाहती थी कि जो रूलर्स हैं इंडिया के वो उनको व्यापार में छूट देते रहें, यानी कि जो वो ट्रेड कर रहे थे उसमें उसको कंसेशन मिलता रहे, उनको जो स्पेशल उनको एक छूट मिलती रहे जिससे उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, किसी तरह का उनको रेवेन्यू ना देना पड़े. सिर्फ ये चाहते थे वो. स्टार्टिंग में उनका कोई एम नहीं था ये कि वो इंडिया के रूलर्स बने. Their aim was only to expand their trade and leave the administration of territories to puppet rulers. उनका एम सिर्फ इतना था कि उनका जो ट्रेड है वो डेवलप होता रहे, वो विकसित होता रहे, उनको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होता रहे और जो रूलर्स हैं वो इसी तरह उनके पपट बनी रहे. पपट मतलब कठपुतली बनी रहे कि जैसा वो कहें वो वैसा ही करते रहें. They, however, soon realized the need for establishing their dominance by occupying territories. लेकिन कुछ उसके बाद उनको महसूस हुआ क्या कि उन्हें अपना इफ़ेक्ट यानी कि अपना प्रभाव इन टेरिटरीज़ पे यानी कि इन जो ये स्टेट हैं इन पर अपना जो प्रभाव है वो जमाना है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्वरी. जो एंग्लो फ्रेंच रिवॉल्वरी मतलब जो एंग्लो मीन्स ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ और फ्रेंच जो फ्रेंच पावर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आई थी उसमें कैसे रिवॉल्वरी यानी कि उसमें जो कॉम्पिटिशन्स था वो कैसे रहा आगे. क्लैश ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट between Britain and France led to a series of war commonly known as कर्नाटक वार्स. अब बेटे जो ब्रिटिशर्स थे और जो फ्रेंच थे वो दोनों ही जो कंपनी थी वो ट्रेडिंग के लिए इंडिया में आई थी और दोनों ही क्या चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो प्रॉफिट हो और इसी अपने इंटरेस्ट के चलते उन दोनों में क्या हुआ डिफरेंसेस होने स्टार्ट हो गए, मतभेद होने स्टार्ट हो गए और इससे उनमें एक सीरीज़ ऑफ वार यानी कि वार इस युद्ध का एक क्रम चालू हो गया, यानी कि युद्ध उनके बीच में वॉर स्टार्ट हो गए जिसको हम कर्नाटक वार के नाम से जानते हैं. द इंग्लिश एंड द फ्रेंच फोर्ट 3 बैटल्स इन कर्नाटक. अब जो प्रेजेंट तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों ने 3 जो युद्ध थे वो लड़े. एंड द रूलर्स ऑफ हैदराबाद कर्नाटक एंड मैसूर वर इन कंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. और इसी तरह जो हैदराबाद कर्नाटक और मैसूर के जो रूलर्स थे उनमें भी आपस में इससे क्या हो गया कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतभेद हो गया. Taking advantage of their rivalry, the French and the British allied themselves with the rival groups. और अब क्या किया, अब जो फ्रेंच थे और जो अंग्रेज़ थे उन्होंने उनकी जो दुश्मनी थी जो वो रिवॉल्वरी थी उसका फ़ायदा उठाते हुए एक दूसरे को उनके अलग अलग ग्रुप्स में ऐड कर लिया उन्होंने. जैसे जो फ्रेंच थे वो एक ग्रुप के साथ
हो गए और जो फ्रेंच थे वो दूसरे ग्रुप के साथ हो गए। The fought three wars. These wars lasted for 20 years. The Karnataka War ended with the defeat of the French. The French were led with only Pondicherry and Chandranagar. They were not allowed to fortify even these territories. This cleared the way for the establishment of British rule in India. अब क्या हुआ बेटा, जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स थे उनमें जो वॉर हुए वो लगभग 20 ईयर्स यानी कि 20 सालों तक वो चलते रहे। और इस जो कर्नाटक वॉर था वो ख़त्म कब हुआ, वो फ्रेंच यानी कि जो फ्रेंच कंपनी थी उनके जो फ्रेंच पावर थी उनकी हार के साथ ही कर्नाटक युद्ध जो थे वो ख़त्म हुए। जो फ्रेंच थे अब उनके पास सिर्फ पांडिचेरी और चंद्रनगर के ही जो प्लेसेस थे वो रह गए थे और अब उनको कोई किसी भी टेरिटरी में कोई किला बनाने की अनुमति नहीं दी गई। इससे क्या हुआ, इससे जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल इंडिया में स्थापित होना स्टार्ट यहीं से होता है। ओके, आफ्टर विनिंग द कर्नाटक वॉर द ब्रिटिश फोकस्ड देयर अटेंशन टुवर्ड कंक्यूरिंग बंगाल। अब ये कर्नाटक वॉर जीतने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बंगाल पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो बंगाल थी दैट वाज द रिचेस्ट प्रोविंसेस, उस टाइम का सबसे अमीर प्रांत था ये। एंड नोन फॉर इट्स सिल्क एंड टेक्सटाइल, और ये अपने सिल्क और टेक्सटाइल के से बहुत ज़्यादा फेमस भी था। और यहाँ मतलब बिल्कुल प्रोस्पीरियस प्रोविंस था उस टाइम का बंगाल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। अब बंगाल पर फोकस किया उन्होंने, तो बंगाल विजय कैसे ली। In the early 18th century, Sirajudaulah, the Nawab of Bengal, refused to grant the company concession and demanded large tributes for the company's right to trade. अब उस टाइम जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला उसका नाम था, सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उसने क्या किया बेटा, उसने कंपनी को वहाँ पे किसी भी तरह का ट्रेड कंसेशन देने से इनकार कर दिया बंगाल में। ही स्टॉप्ड द कंपनी फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन एंड डिनाइड इट द राइट टू मिंट कॉइन्स। और उसने कंपनी को आगे जो किलेबंदी वो करते थे उसके लिए मना कर दिया। He claimed that company was deprived the Bengal government of huge amount of revenue. और उसने क्या किया, उसने सिराजुद्दौला ने कंपनी से बोला कि अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रेड करना है तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा, रेवेन्यू देना पड़ेगा, यानी कि कर देना पड़ेगा। एंड द कंपनी वॉज ऑन द अदर हैंड डिक्लेयर्ड दैट द लोकल ऑफिशियल्स ऑफ द नवाब वर मेकिंग अनजस्ट डिमांड फॉर दैट वॉज ruining द ट्रेड ऑफ द कंपनी। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने नवाब को क्या कहा कि जो उसके लोकल ऑफिशियल्स हैं यानी कि जो उसके नीचे जो अफसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनसे रेवेन्यू ले रहे हैं जिससे कि कंपनी को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। टू एक्सपेंड इट्स ट्रेड इट वॉज नेसेसरी फॉर द कंपनी टू बाई मोर विलेज टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट एंड फोर्टिफाई दैम। और उसको अपने जो ट्रेड है वो बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, और गांव चाहिए जिससे वो अपने जो ट्रेड को आगे बढ़ा सके, अपनी किलेबंदी आगे बढ़ा सके। ओके, दिस सिचुएशन इंटेंसिफाइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। और इस तरह की जो ये सिचुएशन हुई, इस जो ये स्थिति हुई, इसने क्या किया, कंपनी और नवाब के बीच में मतभेद उत्पन्न कर दिए। And the conflicts led to frequent confrontations and ultimately culminated into famous Battle of Plassey। और इस तरह ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो ये मतभेद थे, ये आगे चलकर एक बहुत बड़े युद्ध यानी कि जो प्लासी का जो युद्ध हुआ उसका कारण बने। नेक्स्ट इज इन 1756
सिराजुद्दौला succeeded Ali Vardi Khan as the Nawab of Bengal. Like his predecessors, Sirajuddaulah was also very powerful and refused to grant trade concession to the British. अब 1756 में सिराजुद्दौला ने अली वर्दी खान को क्या एज द नवाब ऑफ बंगाल, जो सिराजुद्दौला था, जो बंगाल का नवाब था, उसने अली वर्दी खान को हरा दिया था, जो कि सिराजुद्दौला बहुत पावरफुल था और उसने क्या किया था, बंगाल में कंपनी को ट्रेड करने से मना कर दिया था, व्यापार करने से मना कर दिया था। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज ग्रोइंग पावर्स। अब कंपनी को क्या, और कंपनी अब ज़्यादा चिंतित हो गई थी अपनी पावर्स को लेकर। एंड इट वॉन्टेड ए पपट रूलर हु वुड विलिंगली गिव दैम ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। अब कंपनी क्या चाहती थी कि बंगाल में कोई ऐसा रूलर आ जाए जो उनकी बात माने। पपट यानी कि उनके हाथों की कठपुतली बना रहे, जैसा वो कहें वो वैसा ही करता रहे, यानी कि एक ऐसा रूलर जो उनको अच्छी व्यापार करने का अवसर दे और उनको कंसेशंस भी दे, यानी कि रियायत भी दे। सो द कंपनी ट्राइड टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौलाज रिवोल्ट टू बिकम द नवाब। अब कंपनी ने क्या स्टार्ट कर दिया, सिराजुद्दौला के एक दुश्मन को हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, जो कि नवाब बनना चाहता था। दिस इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला। इससे जो सिराजुद्दौला था वो और ज़्यादा क्रोधित हो गया। ही आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ बंगाल। अब सिराजुद्दौला ने कंपनी से कहा कि बंगाल के जो राजनीतिक मामले हैं उनमें इंटरफेयर करना बंद करें। He also asked them to stop their fortification and pay the revenue. उसने कहा कि बंगाल में किलेबंदी बंद करो और अगर तुम्हें ट्रेड करनी है तो क्या दो, रेवेन्यू यानी कि कर भी दो। On their refusal to do so, the Nawab marched with 30,000 soldiers to the Bengal factory at Qasim Bazar and captured the company officials. He locked their warehouse, blocked English ship and marched over to Calcutta and occupied Fort Williams. अब उसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपने 30,000 सैनिक लेकर जो इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में वहाँ गया और वहाँ पे बहुत जो अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर्स थे उनको पकड़ लिया और उनके जो वेयर हाउस यानी कि जो गोदाम थे उनको लॉक कर दिया, उनको बंद कर दिया और जो उनके जहाज़ वगैरह थे उन सब को ब्लॉक कर दिया। फिर एंड ओवर टू कलकत्ता एंड ऑक्यूपाइड फोर्ट विलियम। अब कलकत्ता जाकर के जो फोर्ट विलियम जो किला अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था उस पे कब्ज़ा कर लिया। When the news about the capture of Fort William reached मद्रास, जब फोर्ट विलियम के कब्ज़े की बात मद्रास तक पहुंची, द कंपनी सेंट फोर्स एंड नावल फ्लीट्स अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। तो कंपनी ने क्या की, कंपनी ने भी अपने सोल्जर्स यानी कि अपनी जो एक सेना की टुकड़ी थी वो रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर जनरल था उसके अंडर जो एक टुकड़ी थी सेना की उसको भेज दिया अगेंस्ट सिराजुद्दौला यानी कि सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए। फाइनली इन 1757 द कंपनीज आर्मी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव फोर्ट अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। और इस तरह 1757 में जो कंपनी की आर्मी थी और जो रॉबर्ट क्लाइव जिसको लीडर थे और सिराजुद्दौला के बीच में एक लड़ाई हुई जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं। और इस लड़ाई में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया एंड सिराजुद्दौला जो था वो हार गया और क्या हो गया, वो मर गया, एक्सपायर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, व्हाई डिड सिराजुद्दौला लॉस द बैटल। अब पॉइंट आता है कि जो सिराजुद्दौला था वो इस लड़ाई को हारा कैसे, क्यों। ओके, व्हाई डिड सिराजुद्दौला लॉस द बैटल। सिराजुद्दौला इस लड़ाई को हारा, कैसे हारा, क्यों हारा। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर डिफीट द नवाब वॉज
ही वॉज बेटरेड बाय मीर जाफ़र। अब उसकी जो हार का मेन कारण था, मीर जाफ़र ने उसके साथ क्या किया था, धोखेबाजी की थी। और मीर जाफ़र कौन था, ही वॉज वन ऑफ हिज कमांडर्स, वो इसकी सेना में एक कमांडर था। नेवर फोर्ट, जो लड़ा नहीं, द बैटल बिकॉज क्लाइव हैड प्रोमिस टू मेक हिम द नवाब। अब देखो, कमांडर अगर जो आर्मी में कमांडर लड़ेंगे नहीं तो लड़ाई तो हार ही जाएंगे। तो इस तरह जो मीर जाफ़र था वो सिराजुद्दौला की तरफ था, लेकिन उसने कोई लड़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसको बोला था कि अगर तुम नहीं लड़ोगे, जानबूझकर हार जाओगे, तो क्या होगा, आगे जो नवाब हम तुम्हें बंगाल का बना देंगे। ओके। And if he helped them in defeating Sirajuddaulah, as a result, this battle, the British force of just 3,000 soldiers managed to defeat the Nawab's army comprising of 30,000 soldiers. अब इसी कारण से जो ब्रिटिश फोर्स थी, जिसमें कुल 3,000 सैनिक थे, उन 3,000 सैनिकों ने नवाब के 30,000 सैनिकों को हरा दिया। And the battle Plassey became famous because it marked the beginning of the company's rule in India. और जो ये प्लासी का जो ये वॉर है, ये किस लिए फेमस है, ये इसी कारण से फेमस है क्योंकि इसने इंडिया में कंपनी राज की जो स्थापना करने की शुरुआत कर दी थी। यानी कि यहीं से जो ब्रिटिशर्स की रूलर बनने की और जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप था, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज मीर जाफ़र। अब देखो, मीर जाफ़र द न्यू नवाब। अब जो सिराजुद्दौला था उसके हारने के बाद और मरने के बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया था बंगाल का, बिकॉज अ पपट इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश। और अब ये सिर्फ क्या बन के रह गया था, कठपुतली बन के रह गया था। जैसा अंग्रेज इसको कहते थे ये वैसे ही करता था। ही गेव देम हज वॉर कंपनसेशन बट द कंपनी मेड मोर एंड मोर रेवेन्यू डिमांड्स ऑन हिम। अब इसने क्या किया था, इसने बहुत सारा धन दिया था अंग्रेज़ों को, वॉर यानी कि जो लड़ाई के लिए जो खर्चे हुए थे उनकी भरपाई के लिए इसने काफ़ी धन दिया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे वो और ज़्यादा की डिमांड करने लगे। एंड ही वॉज डिपोज बाय द कंपनी एंड हिज सन इन लॉ मीर कासिम वॉज पुट ऑन द थ्रोन। लेकिन फिर क्या हुआ, जब ये उनकी डिमांड्स को पूरी नहीं कर पाया तो कंपनी ने इसको क्या किया, इसको राजगद्दी से उतार दिया और इसके सन इन लॉ यानी कि जो दामाद होता है, इसके दामाद मीर कासिम को क्या कर दिया, नया नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र की जगह पे उन्होंने किसको ले लिया, मीर कासिम को ले लिया। ओके बेटा। अब मीर कासिम जो था, मीर कासिम बिगिन टू हैव डिफरेंसेस विद द ब्रिटिश। अब जल्दी ही जो मीर कासिम था उसके और अंग्रेज़ों के बीच भी क्या हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गया। ही स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग हिज पावर। अब मीर कासिम ने क्या कर दिया, जल्दी वो अपने आप को यानी कि अपनी सेना को मजबूत करने में लग गया। ही फोर्स द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टू पे ड्यूटीज़ फॉर देयर प्राइवेट ट्रेड ऑफ विच दे वर मेकिंग मनी। और उसने कंपनी को क्या कहा, उसने कंपनी को कहा कि वो अपने ट्रेड यानी कि व्यापार के लिए, वो अपने व्यापार के लिए कर दें। ही abolished duties on internal trade for Indians too, so that they could also trade on equal footing. They made the British unhappy. और उसने क्या किया, उनको ड्यूटीज़ दी, यानी कि उनके कुछ ड्यूटीज़ दी, जिससे क्या हुआ, जो ट्रेड था, इंटरनल ट्रेड था, उसमें इंडियंस जो ट्रेड करते थे और जो ब्रिटिश ट्रेड करते थे उन दोनों को उसने इक्वल राइट्स दे दिए, जिससे ब्रिटिशर्स जो थे वो क्या हो गए, वो अनहैप्पी हो गए, यानी कि वो उससे क्रोधित हो गए। इन 1763 मीर कासिम फ्लेड टू अवध एंड एंटर्ड इनटू एन अलायंस विद नवाब सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम। अब 1763 में जो मीर कासिम था वो वहाँ से
अवध चला गया और अवध जाके उसने शाह आलम और सिराजुद्दौला के साथ एक संधि की, एक समझौता किया, जिसमें उन तीनों ने क्या किया, अपनी सेना को इकट्ठा कर लिया और ब्रिटिशर्स को बक्सर के युद्ध के लिए उन्होंने दोबारा से उन पर हमला किया। अब 1764, 40,000 to 60,000 soldiers. The British army had only 7,000 soldiers, but because of their superior military skill, the British defeat the rulers and established their superiority. अब देखो, मीर कासिम के पास अब लगभग 60,000 सैनिक थे, जबकि जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास सिर्फ 7,000 सैनिक थे। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उनकी सेना जो थी वो काफ़ी अच्छी स्किल्ड थी, कौशल थी, उनके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छे थे, हथियार बहुत अच्छे थे, इसलिए वो जीत गए और मीर कासिम फिर से बैटल ऑफ बक्सर हार गया। ओके, नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बक्सर वॉज अ डिसीव बैटल। इट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द इंडियन आर्मी। अब जो बक्सर का जो युद्ध था वो एक तरह से निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें जो इंडियन आर्मी थी उसकी कमज़ोरियां सामने आई और मीर जाफ़र जो था उसको दोबारा से नवाब तो बना दिया गया बंगाल का, बट इन रिटर्न ही वॉज मेड टू पे 5 lakhs एवरी मंथ टू द कंपनी। लेकिन अब उसको क्या करना था, 5 लाख रुपए हर महीने कंपनी को देने थे। He was forced to give gifts and land to other officials of the company। और अब उसको फोर्स किया गया कि वो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स थे उनको गिफ्ट दे अच्छे अच्छे। और फॉर एग्जाम्पल ही हैड टू गिव लॉर्ड क्लाइव 20 lakhs, जैसे कि लॉर्ड क्लाइव को उसे 20 लाख रुपए इनाम स्वरूप देने के लिए कहा गया। टिल दिस टाइम the main objective of the company was expansion of trade by making the local rulers grant those privileges। लेकिन अब भी जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, वो अपने ट्रेड को बढ़ाना था और जो लोकल रूलर्स थे उनसे से ज़्यादा सुविधाएं लेना था। It did not want to take over the responsibility of administration by direct conquest। कंपनी अब भी नहीं चाहती थी कि वो डायरेक्ट रूलर बने या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले। विद द डेथ ऑफ मीर जाफ़र, लेकिन मीर जाफ़र की जो डेथ हुई 1765 में, द कंपनी रियलाइज दैट इवन द पपट नवाब वर नॉट एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। अब कंपनी ने रियलाइज़ किया उस मीर जाफ़र की के एक्सपायर होने के बाद कि जो ये रूलर्स हैं वो भी कंपनी के लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं प्रूव हो सकते। एंड द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर एंड मीट्स इट्स ट्रेड एंड अदर एक्सपेंशन। और अब तो कंपनी को और ज़्यादा प्रॉफिट की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि उसे व्यापार भी करना था और जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई थी उसके जो खर्चे वगैरह थे उन सबको भी मैनेज करना था। So students, you have to learn page number 19 to 21 with the help of this video and read this chapter properly. This is very important chapter. Okay students.